नमस्कार। जोहानिसबर्ग में 2 दिन की ब्रिक्स की बैठक के बाद प्रधानमंत्री ग्रीस पहुंचे हैं। यहां भी एक नई शुरुआत है। 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस में है। ठीक इस वक्त वो ग्रीस में मौजूद भारतीय समुदाय से मिलने वाले हैं। इस मुलाकात को लेकर प्रवासी भारी उत्साह में भी दिख रहे हैं। वैसे इसके पहले आज प्रधानमंत्री ने ग्रीस के राष्ट्रपति कतरीना साक्लियापोउलो से मुलाकात की। दोनों के बीच व्यापार, निवेश और रक्षा से जुड़े आपसी सहयोग को लेकर बातचीत हुई। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने की भी बात हुई। कृषि क्षेत्र में सहयोग की भी चर्चा हुई है। 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का ग्रीस आना हुआ है। फिर भी ना तो हमारे संबंधों की गहराई कम हुई है, ना ही रिश्तों की गर्मजोशी में कमी आई है। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी और मैंने भारत ग्रीस पार्टनरशिप को स्ट्रैटेजिक स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, शिक्षा, न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ाकर अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूती देंगे। और प्रधानमंत्री आज ही रात ग्रीस से भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन असली बात बस ग्रीस में मुलाकात नहीं है। 2 दिन चले ब्रिक्स सम्मेलन और सितंबर के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में हो रहे G20 सम्मेलन के बीच दरअसल ये भारत का एक ग्लोबल अभियान है, जो इसके पहले प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान यात्राओं से भी जुड़ता है। यह एहसास सबको है कि जो नई दुनिया बन रही है उसमें भारत और चीन की भूमिका बेहद अहम है। सवाल ये है कि दोनों कितने प्रतिद्वंदी होंगे और कितने सहयोगी। फिलहाल दोनों देशों के बीच सीमा विवाद बना हुआ है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक ब्रिक्स की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग में इस विवाद पर बात हुई और इसे दूर करने पर सहमति भी बनी। Conversation with President Xi Jinping of China, Prime Minister highlighted India's concerns on the unresolved issues along the LAC in the western sector of the India-China border areas. Prime Minister underlined that the maintenance of peace and tranquility in the border areas and observing and respecting the LAC are essential for the normalization of the India-China relationship. In this regard, the two leaders agreed to direct their relevant officials to intensify efforts at expeditious disengagement and de-escalation. In all, Prime Minister's visit to Johannesburg सवाल है कि इन सारी यात्राओं का हासिल क्या है। इस नई विश्व व्यवस्था में भारत की चुनौतियां क्या हैं, उसके लिए कितने अवसर और कितनी संभावनाएं हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व विदेश सचिव शशांक इस वक्त मौजूद हैं। शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया के लिए वक्त निकालने के लिए। शशांक, आप इस वक्त प्रधानमंत्री ग्रीस में हैं, तो बातचीत ग्रीस से ही शुरू करते हैं। ये दौरा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए 40 साल बाद आया है, तो ऐसे में इस दौरे की अहमियत इस वक्त कितनी है? इसके 2-3 मुद्दे हैं। एक तो ये कि ग्रीस यूरोपियन संघ का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और जो मिडिल ईस्ट से कई रिफ्यूजीज यूरोप में एंटर कर रहे हैं, ग्रीस भी उनके लिए एक एंट्री पॉइंट है। और ग्रीस से भारत के हमेशा से संबंध बहुत पुराने रहे हैं। साथ में ग्रीस में जो है एक बहुत बड़ी मैरीटाइम पावर है। वहां पे शिप बिल्डिंग का, शिप मेंटेनेंस का और शिपिंग एरिया में भारत के जो है भारतीय नागरिक बहुत बड़ी संख्या में काम करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और खास करके जो दक्षिण यूरोप के क्षेत्र में अगर हमको स्थायित्व वहां रखना है, शांति रखनी है, तो ग्रीस का भारत के साथ में सहयोग बहुत आवश्यक है। तो ये साथ में ध्यान रखना होगा कि यूरोपियन यूनियन के संघ के लोग नेता अभी आने वाले हैं G20 की मीटिंग के लिए, तो ये सब लोग आपस में बहुत रेगुलरली बात करते रहते हैं। और ग्रीस का जो अगर सबसे बड़ा वहां पर
अवार्ड है वो प्रधानमंत्री को दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी इज्जत की बात है भारत के लिए। जी, ग्रीस और भारत की पीपल टू पीपल टाइज की भी बात हो रही है और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री वहां पर जो इंडियन डायस्पोरा है उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो ऐसे में जो पीपल टू पीपल टाइज की जो कड़ी है उसको प्रधानमंत्री इस दौरे में भी अब आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे उन्होंने दूसरे देशों में किया। जी बिल्कुल सही बात है। मैं ग्रीस एक छोटे दौरे पर गया था रिटायरमेंट के बाद में, और मैं देख के हैरान था कि हर छोटी जगह पर जहां कहीं भी मेरे ग्रीक लोगों से मुलाकात होती थी, इतने उनके घनिष्ठ संबंध माने जाते थे भारतीयों के साथ में, और इतनी इज्जत थी भारतीयों के लिए जो कि मैंने कहीं और यूरोप के देशों में नहीं देखी। यूरोप के देशों में, बाकी देशों में वो सोचते थे कि ये ब्रिटिश का उपनिवेश है और उसके हिसाब से देखते थे। ग्रीस में देखते थे कि भारत जो है ऐसी बड़ी सांस्कृतिक देश है जहां से अधिकतर चीजें, चाहे वो स्पाइसेस रही हो, चाहे सिविलाइजेशनल वैल्यूज रही हो, और तरह तरह के जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस हैं जो ग्रीस से माने जाते हैं, वो सब भारत से ही आए थे। तो ये सब बातें ग्रीस में मैंने देख के बहुत हैरान था कि उनमें अभी तक भी वो बहुत फीलिंग्स थी भारत के लिए इज्जत की। जी, आप ग्रीस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन इससे पहले वो ब्रिक्स समिट में भाग लेकर अब एथेंस पहुंचे हैं। ऐसे में थोड़ा पीछे मुड़ कर रखें, हालांकि कुछ ताज़ा तस्वीरें भी एथेंस से आएंगी तो हम लौटेंगे इस चर्चा पर, ग्रीस पर। लेकिन ब्रिक्स समिट 6 और देश अब जुड़ रहे हैं, क्या इसका जो एक तरह से स्वरूप है आपको लगता है बदलने वाला है ब्रिक्स का? हमें मालूम है कि ब्रिक्स में एक्सपेंशन के लिए चीन और रूस बहुत इसके लिए ज्यादा तेजी से काम कर रहे थे, और साउथ अफ्रीका जो कि हमारा होस्ट देश था इस ब्रिक्स समिट के लिए, वो भी उनके साथ में इसमें जुड़ा हुआ था। भारत और ब्राजील का मानना यह था कि इसका एक्सपेंशन जो है बहुत सोच समझ के किया जाए, क्योंकि एक्सपेंशन करना जहां यह दिखाता है कि विश्व के कई देशों में ब्रिक्स के प्रति एक आकर्षण बना है, लेकिन साथ ही साथ एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी होती हैं कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। तो मेरे ख्याल से अल्टीमेट जो क्राइटेरिया या ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए ये बात रही है कि कम से कम देशों को, जिससे कि ब्रिक्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, और दूसरा किसी भी ब्रिक्स के देश को अनकंफर्टेबल नहीं फील होना चाहिए उनके साथ में। तो मेरे ख्याल से उस बात पे 6 देशों के ऊपर सहमति बनी है, और ये एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने जाते ही कह दिया था कि वो इसके पूरे समर्थन में है कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो, क्योंकि ये कंसेंसस से डिसीजंस लिए जाते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आपका पहले थोड़ा रुझान रहा हो कि थोड़ा सोच समझ के बढ़ाना है, लेकिन जब सब देश मान रहे हैं तो आपको उनके साथ में चलना है, और जितने भी देश जुड़ेंगे वो भारत के भी बहुत मधुर संबंध है उनके साथ में। जी, तो आपको लगता है कि क्या ब्रिक्स वो जियोपॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव बन पाएगा बाकी इंस्टीट्यूशंस की तुलना में, जहां पर वेस्ट अभी तक डोमिनेट करता रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये कई देश, चाहे भारत हो, चाहे रूस हो, चीन हो, ब्राजील हो, साउथ अफ्रीका, कई तरीकों से ये कोशिश करते रहे हैं कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार लाया जाए। चाहे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद हो, चाहे वो विश्व बैंक हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा योग हो, तो उसमें सब में जो है वो चाहते हैं कि विकासशील देश जो सबसे बड़े इसके वो रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स इनके एक्शंस के, उनका कोई वहां पे लेना देना ही नहीं है। उनका मेरे ख्याल से 3-4% के करीब जो है वहां पे उनका बनना पड़ता है। चीन और रूस जरूर संयुक्त सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, स्थायी सदस्य हैं, लेकिन वो किसी वजहों से भारत को नहीं आने देना चाहते थे। चीन के मामले में रूस ने कई बार कहा भी कि हम आने देना चाहते हैं, लेकिन कोई भी इसमें डिसीजन नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए ब्रिक्स ने जो निर्णय लिया है वो ये देखते हुए लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में इससे अगर इम्प्रूवमेंट होने में मदद मिलती है तो उसमें ब्रिक्स को अपना पूरा समर्थन देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भारत ने जैसे कोशिश करी है कई देशों के साथ में अपने यूपीआई का या अपने रुपए का, लोकल करेंसी यूसेज का, और भी कई देशों ने, चाहे वो सैंक्शंस लगी हो उनके ऊपर या वो अपनी इच्छा से अगर द्विपक्षीय रिश्ते हैं ट्रेड के, तो उनमें क्यों वो डॉलर को जो है बेसिक करेंसी, ठीक है वो अगर जो है रिजर्व करेंसी के तौर से उसको यूज कर रहे हैं हम सब लोग, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम जो डायरेक्टली रिलेशंस हैं उसमें क्यों करा जाए इस तरीके से। और हमको जो है पिछली बार आपने देखा होगा
जब रूस ने कहा कि साहब हमारे पास रुपए बहुत इकट्ठे हो गए हैं 140 अरब रुपया, तो इसलिए आप हमको जो है पेमेंट करिए युआन, तो वो भी भारत ने मान तो लिया, लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं थी। तो इसलिए ब्रिक्स में अगर देख के ऐसा कोई निकल कर आता है हल, जिसके लिए मेरे ख्याल से जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनको ये दिशा निर्देश दिया गया है कि वो अपना एक कोई फ्रेमवर्क बनाए अगले 1-2 साल के अंदर कि किस तरीके से एक रिजर्व करेंसी या बेसिक कोई नया सिस्टम निकाला जा सकता है, ताकि इसमें ब्रिक्स के देशों में और ग्लोबल साउथ के देशों को इसमें किसी तरीके से मदद मिल सके, अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार संबंध बनाएंगे या निवेश के लिए काम करेंगे। जी शशांक, एक आंकड़ा भी है, ब्रिक्स के जो पहले जो देश हैं वो दुनिया की 42% यानी कि 42% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और 23% जीडीपी की। और अब जब नए नेशंस जो जुड़ रहे हैं, जो नए देश अब जुड़ेंगे, तो उससे 46.3% पॉपुलेशन होगा जो रिप्रेजेंट होगा और 30% दुनिया की जीडीपी ये ब्रिक्स के देश रिप्रेजेंट करने वाले। तो ऐसे में वाकई एक असरदार एसोसिएशन होने वाला है और देशों के जुड़ने के बाद ये आपने 2 अच्छी फिगर्स दी हैं। मैं एक फिगर और ज्वाइन कर देता हूं कि ऑयल प्रोडक्शन के क्षेत्र में, ऑयल एक्सपोर्ट के क्षेत्र में 80% के करीब ये इसमें ब्रिक्स के जो एक्सपेंडेड ब्रिक्स होगा वो देश होंगे जो कि मेन एक्सपोर्टिंग कंट्री थे। 80% ऑयल उनके पास से आता है। और दूसरा, ऑयल इंपोर्टिंग में भी भारत और चीन विश्व के सबसे बड़े इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं। तो एक तरीके से समझ लीजिए कि ऑयल एक्सपोर्टिंग और ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज सबसे महत्वपूर्ण जो है ब्रिक्स में जुड़ रहे हैं। तो व्यापार अगर उनमें होना है इतनी महत्वपूर्ण उस पे विषय पर, तो मेरे ख्याल से जो भी लोकल करेंसी से स्टार्ट करते करते अगर कोई रिजर्व करेंसी की बात होती है, तो मेरे ख्याल से इक्विटेबल जो पार्टनरशिप की बात चली है, कई सालों से चल रही है, तो मेरे ख्याल से उसमें काफी आगे बढ़त करने में मदद मिलेगी। वाकई अब जो 6 नए देश अब ब्रिक्स के साथ जुड़ेंगे तो एक्सपेंशन जो है और ज़्यादा असरदार होगा दुनिया में। बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए शशांक, हमसे जुड़ने के लिए। और वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर के 20 मिनट बाद बॉन्ड पर जेल से वो बाहर भी आ गए। 2020 के चुनावी साजिश के मामले में उन्होंने सरेंडर किया था। पहले के 3 मामलों से अलग पहली बार तस्वीर ली गई। डोनाल्ड ट्रंप को एक कैदी नंबर भी दिया गया था। ये एक राजनीतिक साजिश है, ये कहना था डोनाल्ड ट्रंप का। अटलांटा के फुलटन काउंटी जेल के बाहर कड़ी सुरक्षा का भी इंतजाम था। has taken place here is a travesty of justice. We did nothing wrong. I did nothing wrong. And everybody knows it. I've never had such support. And that goes with the other ones too. What they're doing is election interference. They're trying to interfere with an election. There's never been anything like it in our country. And we have every right, every single right to challenge an election that we think is dishonest, that we think it's very dishonest. और इसरो ने उधर चंद्रमा पर पहुंचे चंद्रयान 3 का एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में रोवर प्रज्ञान विक्रम लैंडर से बाहर निकलते दिख रहा है। चांद पर लैंडर के उतरने के कुछ घंटे बाद प्रज्ञान रोवर बाहर आया था। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर घूमना शुरू कर दिया। इसरो ने ट्वीट कर कहा कि प्रज्ञान रोवर की सभी एक्टिविटी तय समय पर हो रही है। पूरा सिस्टम सामान्य तरीके से काम कर रहा है। देखिए, मेरा बेताबी से इंतजार था इसके लिए, जो मैं कह रहा था शुरू से कि सेल्फी निकल के आएगी चांद की सतह से। तो ये सेल्फी है विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर की। प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पे रैंप से उतर रहा है और चांद की सतह पे पहुंच गया है। ये बड़ा साफ दिख रहा है और उसके 6 पहियों के निशान भी चांद पे साफ दिख रहे हैं। तो इस वक्त विक्रम लैंडर ने तो अपनी छाप छोड़ी है चांद पे, प्रज्ञान रोवर ने भी अपनी छाप चांद पे छोड़ दी है। अब आने वाले बहुत समय तक ये छाप चांद पे रहेगी। बट ये भी दर्शाता है
और आज की खबर यह है कि प्रज्ञान और विक्रम दोनों की हेल्थ ठीक है। मेरी इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि दोनों हेल्दी हैं। ये तो थोड़ा पुराना वीडियो है, 23 तारीख का वीडियो है, जब प्रज्ञान रोवर शाम को जब 6:04 पे विक्रम लैंड किया था, उसके करीब 4 घंटे से ऊपर के बाद प्रज्ञान रोवर को धीमे से नीचे लाया गया। ये उस टाइम की तस्वीर है और इसमें आप देख सकते हैं एक तरफ सौर ऊर्जा का पैनल है प्रज्ञान रोवर का, उसके ऊपर धूप पड़ रही है, दूसरी तरफ उसकी छांव की परछाई दिख रही है। और इसके साथ साथ अगर आप बहुत गौर से देखें तो प्रज्ञान रोवर के पीछे आपको इसरो का लोगो भी दिख रहा है और भारत का झंडा भी दिख रहा है। तो भारत का झंडा, इसरो का लोगो चांद की सतह पे पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है भारत की तरफ से, जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि हमारे पास कारगर टेक्नोलॉजी है कि हम ऑटोमेटिक लैंडिंग से धरती से लेकर चांद तक पहुंच सकते हैं। अब बहुत लोग पहले कह रहे थे कि जी हमें तस्वीर नहीं